इस कहानी में एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार दिखाया गया है। जब बेटी बाप से जुदा हो जाती है तब वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। क्या वो उसे मिल पाती है? दूसरी तरफ एक आदमी एक बच्ची को बचाने के लिए खूंखार राक्षसों का सामना करता है। उस आदमी के सीने में कैसे तीसरी आंख निकल आती है और एक विशाल देवता जिसका कद किसी पहाड़ की तरह है वो इंसानों को खत्म करना चाहता है। क्या वो इंसानों को खत्म कर पाएगा? तो ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हनी हियर और आज मैं लाया हूँ एक फैंटेसी एक्शन मूवी जिसका नाम अ राइटर ओडिसी है, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा इस कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ियों पर बसे एक प्राचीन शहर को दिखाया जाता है। उस प्राचीन शहर की एक गुफा में एक छोटी बच्ची चीख रही थी। उस आवाज को सुनकर उसका पिता उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तभी गॉड की शक्ति ने उस आदमी का रास्ता रोक दिया। फिर पता चला कि ये सब एक सपना है जिसे इस कहानी का मेन कैरेक्टर ग्वान देख रहा था। ग्वान की बेटी जो लापता है, ग्वान उसे 6 सालों से ढूंढ रहा है। वो एक पहाड़ी की ऊंचाई पर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वो एक ट्रक आता देखकर चौकन्ना हो गया। उस ट्रक में 2 आदमी थे जो कोहरा होने की वजह से धीरे ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक उनके ट्रक पर पत्थर से हमला होने लगा जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। तब हम देखते हैं कि ये हमला ग्वान ने किया था। उसका निशाना बहुत ही सटीक था क्योंकि वो पूरी कैलकुलेशन के साथ रॉकेट की तरह वार करता है। उस हमले से वो ट्रक एक चट्टान से टकराते हुए रुक गया। तभी ग्वान उस ट्रक के पास जाकर ड्राइवर को बुरी तरह पीटने लगता है। फिर अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसका पता पूछता है। वो ड्राइवर कुछ बोल पाता इससे पहले दूसरा आदमी ने ग्वान पर हमला कर दिया। इसके बाद वो दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और उस ट्रक पर मानव तस्करी देखकर उस जुर्म के लिए ग्वान को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर रास्ते में ग्वान ने मौका देखकर एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उस कार से निकलकर भागने लगा। तभी अचानक सामने एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। ग्वान के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी कार में बैठ गया। उस लड़की का नाम लिंग है। फिर लिंग ने बताया कि वो ग्वान की पूरी हिस्ट्री जानती है। वो ये भी जानती है कि उसे अपनी बेटी के सपने में क्या दिखाई देता है। ग्वान ये सब सुनकर हैरान था। फिर लिंग ने कहा कि वो उसकी बेटी को मिलाने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर दिखाती है कि उसकी कंपनी ने कड़ी मेहनत करके 5 अलग अलग लड़कियों का पता लगाया है जिनमें से एक उसकी बेटी हो सकती है। लेकिन ग्वान ने अपनी बेटी को पिछले 6 सालों से नहीं देखा था, इसलिए वो फोटो देखकर तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी कौन है। फिर वो बहुत उदास हो गया। तभी लिंग ने कहा कि एक रास्ता है जिससे उसकी बेटी को पहचाना जा सकता है। वो लोग ग्वान का डीएनए मैच करके इसका पता लगा लेंगे, लेकिन उसकी बेटी को मिलाने के बदले में ग्वान को एक काम करना होगा और वो काम इस कंपनी के मालिक ली का है। ली ग्वान के निशाने से काफी इंप्रेस हुआ है। उसका कैलकुलेशन के साथ थ्रो करना एक अलग ही पावर है जो आम इंसानों में नहीं होती। इसलिए ली चाहता है कि वो एक राइटर का मर्डर करे। उस राइटर का नाम कॉन्ग है। फिर ग्वान को बताया जाता है कि कॉन्ग अपनी हर नॉवेल में खुद को मेन कैरेक्टर दर्शाता है। उसकी नॉवेल में रेडमैन नाम का एक देवता भी है और जब जब वो राइटर नॉवेल लिखता है उसका असर रियल लाइफ में उस कंपनी के मालिक ली को होता है, जिससे वो जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ है। वो बताती है कि इस कंपनी ने उस राइटर कॉन्ग को रोकने की हर कोशिश की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी नॉवेल रोकने तैयार नहीं हुआ। इसलिए ली को ये श्राप खत्म करने के लिए कॉन्ग को खत्म करना होगा। ग्वान को इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेटी को पाने के लिए ये डील मंजूर थी। इसके बाद रास्ते में वो उस राइटर कॉन्ग की ऑडियो बुक सुनना शुरू करता है। तब उसे एहसास हुआ कि इस कहानी में जिस जगह की बात हो रही है उस जगह को वो अपने सपने में हर रोज देखता है। अब सीन राइटर की कहानी पर शिफ्ट होता है जहां कॉन्ग एक जंगल में हंटर्स से बचकर भाग रहा था। उन हंटर्स के पास सुपरनेचुरल पावर्स थी। कॉन्ग घायल होने के बाद भी भाग रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने एक खाई आ गई और वो बेचारा दुश्मनों के बीच फंस गया। तभी अचानक उसकी बहन बीच में आकर हंटर्स पर हमला करती है और कॉन्ग को शहर भागने कहते हुए उसे नीचे धकेल देती है, जिससे कॉन्ग सीधा एक नदी पर जा गिरता है। अब वो लड़की उन हंटर्स का सामना करती है। वो एक एक करके अपने भाले से उन हंटर्स को मार गिराती है। वो अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी और ये सब दूर से उन हंटर्स का मास्टर देख रहा था। उस बूढ़े मास्टर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से से दौड़ते हुए उस लड़की पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरी। उसी समय कॉन्ग पानी से बाहर निकलकर वापस उसी जगह जाने के लिए चढ़ने लगता है। उस जगह वापस आने पर वो अपनी बहन को घायल पड़ा हुआ देखता है। उसकी बहन अब भी उसे वहां से भागने कहती है। तभी उस बूढ़े मास्टर ने कॉन्ग की आंखों के सामने उसकी बहन को मार दिया। कॉन्ग भागता हुआ अपनी बहन के पास गया और उसे मरता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगा। फिर रोते हुए उसने देखा कि इस लड़ाई में वो मास्टर भी बुरी तरह घायल है। दरअसल ये हंटर्स और उनका मास्टर रेडमैन देवता की तरफ से वहां भेजे गए थे। अब वो मास्टर कॉन्ग पर हंस रहा था क्योंकि कॉन्ग भी मारा जाएगा। तभी कॉन्ग को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उसके पास जाकर उसकी पीठ पर लगे हथियार को निकालता है। तब मास्टर कॉन्ग से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन कॉन्ग ने वो हथियार उसके सीने में घोंप दिया। इसके बाद वो अपनी बहन को दफनाकर रेडमैन देवता से बदला लेने का फैसला करता है। अब वो रेडमैन देवता को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। तभी उस बूढ़े मास्टर के शरीर से कवच
कवच निकलकर कॉन्ग की तरफ जाने लगे और उड़ते हुए कॉन्ग के शरीर में चिपकने लगे। फिर ये कवच कॉन्ग की मांसपेशियों में घुसकर खून चूसते हुए उसके शरीर में चिपक जाते हैं। फिर उसके सीने को चीरकर एक आंख बाहर निकल आती है। तब पता चला कि ये कवच एक राक्षस है जो रेडमैन के दिए श्राप की वजह से भटक रहा था, इसलिए अब वो कॉन्ग के साथ है। जब कॉन्ग दर्द से तड़प रहा था तब उस राक्षस ने कहा कि वो रेडमैन देवता को मारने में उसकी मदद करना चाहता है और वो उसे रेडमैन देवता के मंदिर तक ले जाएगा। इधर प्रेजेंट टाइम में अब गुआन उस जगह पहुंच गया जहां वो राइटर कॉन्ग रहता है। इसके बाद उसने कॉन्ग की जासूसी करते हुए देखा कि वो घर से निकलकर कहीं जा रहा है। वो अपने हाथ में एक पत्थर लेकर उसे मारने का मौका देख रहा था। तभी कॉन्ग एक लाइब्रेरी के अंदर चला गया। गुआन भी उसका पीछा करते हुए उस लाइब्रेरी में गया। कॉन्ग ने उसे देख लिया था, इसलिए वो एक किताब लेकर एक्टिंग करने लगा जैसे वो यहाँ पढ़ने आया हो। लेकिन कॉन्ग ने नोटिस कर लिया था कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो गुआन के पास जाकर कुछ सवाल पूछता है। तब गुआन कहता है कि उसने उसकी नॉवेल पढ़ी है और आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले ही कॉन्ग उस पर हंसते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मेरे फैन हो और तुम्हारी तरह मेरे बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मैं उन सबको अपना वक्त नहीं दे पाता। फिर कॉन्ग को पता चला कि वो समुद्र पार करके उससे यहाँ मिलने आया है। तभी कॉन्ग को अपनी नॉवेल के लिए एक आइडिया मिला। फिर जल्दी से वो अपने आगे की नॉवेल लिखना शुरू करता है। अब उस दुनिया में कॉन्ग एक जहाज में सफर करते हुए रेडमैन देवता की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ समुद्री राक्षस उस पर हमला करते हैं। तब वो किसी तरह बचते हुए एक प्राचीन गांव तक पहुंच गया। फिर उसने दूर से देखा कि उस गांव के लोग किसी बात पर जश्न मना रहे हैं। उस जश्न में मूर्तियां और ढोल ताशे बजाए जा रहे थे। फिर जश्न में आगे बढ़कर उसने देखा कि रेडमैन देवता की एक बड़ी मूर्ति उसके सामने है जिसकी सब पूजा कर रहे थे। इसके बाद वो मूर्ति हाथ उठाकर एक शहर की तरफ इशारा करती है। तभी सारे लोग रेडमैन देवता का नारा लगाते हुए अपने हथियार निकालना शुरू करते हैं। फिर उस शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी कॉन्ग के कवच ने उसे बताया कि रेडमैन ज्यादा शक्ति पाने की लालच में लोगों को मार रहा है। लगभग हर शहर को ये तबाह कर चुके हैं, अब सिर्फ 2 शहर बाकी हैं। फिर वो लोग शहर की तरफ हमला करने दौड़ने लगे। अब जंग शुरू हो गई थी। उस शहर के लोग भी हमले के लिए तैयार थे। वो लोग तीर से हमला कर रहे थे जिससे काफी लोगों की जान गई। लेकिन तभी तीरंदाजों ने देखा कि उनके ऊपर आग से बना हुआ एक ड्रैगन मंडरा रहा है। तभी उस ड्रैगन के अंदर से वो लोग केरोसिन और पेट्रोल से भरे गोले फेंकते हैं। फिर इसके बाद वो अपने तीर में आग लगाकर वार करते हैं जिससे वो पूरा शहर आग में जलने लगा। कुछ देर बाद कॉन्ग ने उस शहर में जाकर देखा कि शहर को बर्बाद करने के बाद वहां लूटपाट कर लोगों को मारा जा रहा है। इससे पहले कि कॉन्ग कुछ कर पाता तभी जोर से एक बैटल हॉर्न बजने लगा जिसे सुनकर सारे लोग डरकर झुक गए। तभी वहां घोड़े पर सवार रेड कवच पहने नाइट्समैन आते हैं। कॉन्ग ये सब एक बिल्डिंग के पीछे छिपकर देख रहा था। उनके झंडों पर जो चिन्ह था वो रेडमैन देवता का है, मतलब ये रेडमैन देवता के खास सिपाही थे। अब फिर से हॉर्न बजता है और नाइट्समैन कर्फ्यू की घोषणा करते हैं जिसे सुनकर सभी लोग डरकर भागने लगे। फिर इस दुनिया में गुआन कॉन्ग को मारने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में कॉन्ग को एक धुन सुनाई दी। उस धुन को सुनते ही कॉन्ग अपनी स्टोरी को आगे लिखना शुरू कर देता है। अब उसे स्टोरी में एक और किरदार जोड़ने का आइडिया मिल गया था। फिर उस कहानी में कॉन्ग नाइट्समैन का पीछा कर रहा था। तब उसने एक बच्ची को देखा जो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर कॉन्ग ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो आदमी मर चुका है। इसके बाद कॉन्ग उस आदमी को दफनाते हुए बच्ची से कुछ सवाल करता है। तब वो बच्ची बताती है कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद घर से निकलने की अनुमति नहीं है। रेडमैन द्वारा यह कानून बनाया गया है कि जो भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। फिर वो बच्ची अपने दोस्त की याद में बांसुरी निकालकर एक धुन बजाने लगती है। उस धुन को एक नाइटमैन ने सुन लिया और उस धुन को सुनकर उनके पास पहुंच गया। अब कानून तोड़ने के जुर्म में उनको जान से मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा था। फिर किसी तरह कॉन्ग उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगता है। वो सिपाही भी उनका पीछा कर रहा था। वो सिपाही बहुत तेजी से उनके पीछे भाग रहा था। तभी कॉन्ग उस बच्ची को एक घर की छत पर फेंकता है। वो बच्ची उस छत को पकड़कर लटक जाती है। इसके बाद कॉन्ग बच्ची को लेकर छत पर भागता है। वो सिपाही भी छलांग लगाकर बिल्डिंग्स की छत पर कूदता है। वो सिपाही उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर एक छत को तोड़ते हुए वो एक घर के अंदर गिर गया, लेकिन वो रुका नहीं और दीवार फोड़ते हुए फिर से उनके पीछे भागने लगा। कॉन्ग बच्ची को पीठ पर बांधकर भाग रहा था। तभी दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए कॉन्ग फिसलकर नीचे गिर गया और उठकर फिर से बचते हुए भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो सिपाही बहुत फुर्तीला था, इसलिए वो कॉन्ग तक पहुंचकर उसकी पीठ से बच्ची को खींच लेता है। लेकिन तब उसे पता चला कि कॉन्ग ने बड़ी चालाकी से उसे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो बच्ची नहीं बल्कि घास के तिनके थे। तब कॉन्ग मौका देखकर उस सिपाही के सर पर अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन इस हमले से उस सिपाही को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने कॉन्ग को एक जोरदार किक मारा जिससे वो दूर जा गिरा। जब सिपाही ने उस तलवार को निकाला तभी हम उस मुखौटे के पीछे गुआन का चेहरा देखते हैं। अब वो कॉन्ग को खत्म करने ही वाला था कि तभी उस बच्ची ने चिल्लाकर सिपाही को रोक दिया। अब सिपाही घूमकर उस बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। तभी सूरज भी डूब रहा था। फिर अचानक वो सिपाही फ्रीज होने लगा और एक
एक मूर्ति की तरह जगह पर खड़े हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग उस बच्ची को लेकर वहां से भाग गया। अब इस दुनिया में कॉन्ग अपनी स्टोरी लिख रहा था और गुआन चुपके से उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी गुआन को वही तस्वीर दिखाई देने लगी जिसमें वो कॉन्ग और उस बच्ची का पीछा कर रहा था। इधर कॉन्ग अपनी स्टोरी के लिए कुछ सोच रहा था, तभी उस पर गुआन ने हमला कर दिया। फिर एक जोरदार हमला करके पत्थर सीधा उसके माथे पर मारता है, जिससे कॉन्ग दर्द से तड़पते हुए नीचे गिर गया। फिर गुआन उसके पास जाकर अपनी बेटी को याद करते हुए खुद को तसल्ली देता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कॉन्ग के सिर को कुचलने ही वाला था, तभी उसे एक धुन सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया, क्योंकि ये धुन सिर्फ उसकी बेटी बजाया करती थी। वो उस धुन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था और आखिर में उस जगह पहुंच गया जहां से इस धुन की आवाज आ रही थी। तब उसने एक बेघर लड़के को देखा जो कूड़े कचरे के बीच बैठा हुआ था। ये धुन वो लड़का ही बजा रहा था। फिर गुआन उस लड़के के पास जाकर इस धुन के बारे में पूछता है। वो बहुत अजीब व्यवहार करते हुए उस लड़के से अपनी बेटी का पता पूछ रहा था, इसलिए वो लड़का बहुत डर गया और उसे धक्का देकर वहां से भागने लगा। गुआन भी उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन तभी उसे ब्लैकआउट आया। वो उस जगह को देखता है जहां वो कॉन्ग और बच्ची का पीछा कर रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और बिना रुके बस उस लड़के का पीछा कर रहा था। अब शाम हो रही थी, लेकिन वो उस लड़के को पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने फैसला किया कि वो कॉन्ग से मिलकर सब बता देगा ताकि कॉन्ग उसकी कुछ मदद कर सके। फिर वो कॉन्ग से एक छत पर मिलकर सब कुछ बता देता है। तब कॉन्ग ने उसे बताया कि कहानी में एक नया किरदार जोड़ा गया है जो गुआन से जुड़ा है, और उस कहानी में जो बच्ची है उसका नाम टैंजरीन है, मतलब वो गुआन की बेटी है। ये सुनते ही गुआन चौंक गया। फिर कॉन्ग ने उसे अपनी नॉवेल पढ़ने दिया। गुआन उस नॉवेल को पढ़कर हैरान हो गया, क्योंकि उसे ब्लैकआउट के समय जो भी तस्वीर या सपना दिखाई देता था वो सब इस कहानी में लिखा हुआ है। फिर कॉन्ग ने बताया कि उसके पास लिखने की एक अद्भुत शक्ति है, जिससे उसने पैरेलल यूनिवर्स यानी एक और दुनिया में कुछ लोगों का किरदार लिखा है जो इस दुनिया के साथ उस दुनिया में भी जिंदा है, और पैरेलल यूनिवर्स में उन किरदार के साथ जो भी होगा उसका असर उन्हें इस दुनिया में भी होगा। मतलब ली, कॉन्ग, गुआन और उसकी बेटी टैंजरीन भी उस यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। ये सुनते ही गुआन ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी टैंजरीन को उस यूनिवर्स में मरने नहीं देगा। इसके बाद वो लिंक को कॉल करके ली का काम करने से मना कर देता है और अपना सेल फोन छत से नीचे फेंक देता है। अब उस यूनिवर्स में कॉन्ग टैंजरीन को उसके पेरेंट्स से मिलाने ले गया, लेकिन उसके घर पहुंचकर पता चला कि उन सिपाहियों ने उसके पेरेंट्स को भी मार डाला। अब वो दोनों उदास बैठे हुए थे, तभी वहां कुछ लुटेरे उस घर को लूटने आ गए। उन्हें देखकर टैंजरीन को बहुत गुस्सा आया। वो उनसे लड़ने एक हथियार उठाती है। कॉन्ग भी उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान देने तैयार था। अब वो लोग हमला करने आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कॉन्ग का कवच उसके शरीर से बाहर निकलकर अपनी तलवार से दुश्मनों पर हमला करता है। वो बहुत तेजी से वार करते हुए उन दुश्मनों का सफाया कर रहा था। वो राक्षस अपने दोनों हाथों को हथियार बनाकर उन्हें मार गिराता है। फिर एक एक करके वो सबको अपने हथियार से काट डालता है, जिससे उस जगह खून ही खून बहने लगा। उन सबको खत्म करने के बाद वो राक्षस अब कॉन्ग पर हमला करने बढ़ रहा था। तभी कॉन्ग ने नोटिस किया कि वो जैसा चाहे उस राक्षस को वैसा नचा सकता है, क्योंकि उस राक्षस का पूरा कंट्रोल कॉन्ग के पास था। इसलिए वो उसे कंट्रोल करके उसी के हथियार से उसी को घायल कर देता है, जिससे दर्द के मारे वो राक्षस कॉन्ग से माफी मांगने लगा। फिर उस राक्षस कवच ने अपने घुटने टेकते हुए कहा कि कॉन्ग का खून पवित्र है, इसलिए अब वो कभी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा से वो पवित्र देवता का सेवक बनना चाहता था। कॉन्ग उस पर भरोसा करता है। अब वो राक्षस फिर से कॉन्ग के शरीर में कवच बनकर चिपक गया। इसके बाद वो मंदिर जाने आगे बढ़ने लगे। फिर उस जगह गेट के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सैकड़ों नाइट सिपाही जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक मूर्ति की तरह शांत बैठे हुए थे। फिर कॉन्ग धीरे से उनके पास जाकर उन सिपाहियों को छूकर देखता है। तब वो सिपाही कोई हरकत नहीं करते, इसलिए कॉन्ग बहुत से सिपाहियों को जमीन पर गिरा देता है। तब उसे पता चला कि सूर्यास्त के बाद सिपाही फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए इस रहस्य को छुपाने के लिए सूर्यास्त के बाद कर्फ्यू का कानून बनाया गया था। इसके बाद वो उस मंदिर के अंदर जाकर रेडमैन देवता को जंग के लिए ललकारता है, लेकिन उस जगह सिर्फ ढोल की आवाज आ रही थी। तभी टैंजरीन उस विशाल मूर्ति को गौर से देख रही थी। अचानक उस मूर्ति को हिलता देख टैंजरीन डर गई। तब पता चला कि वो ढोल नहीं बल्कि रेडमैन की धड़कन की आवाज थी। तभी रेडमैन उठता है, जिससे पहाड़ हिलकर टूटने लगे। अब रेडमैन ने एक चट्टान उठाकर गेट की तरफ फेंका, जिससे भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब रेडमैन उनके करीब जाकर उन्हें गौर से देखते हुए उन्हें सूंघने लगा। तब रेडमैन को पता चला कि कॉन्ग तियान का बेटा है। फिर रेडमैन ने बताया कि तियान उसका दोस्त था, लेकिन वो उसका दुश्मन बन गया था, इसलिए उसने तियान को मार डाला। मतलब कॉन्ग के पिता को रेडमैन ने मारा था। अब वो कॉन्ग को उस जगह ले जाना चाहता है जहां उसने उसके पिता को मारा था, और उसी जगह वो उसके बेटे कॉन्ग को भी खत्म करेगा। इधर कॉन्ग गुआन के साथ अपने घर गया ताकि वो अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सके। तभी गुआन शेल्फ में रखी एक तस्वीर को गौर से देख रहा था। उस तस्वीर में ली भी था। तब कॉन्ग ने बताया कि ली कॉन्ग के पिता का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन एक दिन किसी दुर्घटना में उसके पिता की
की मौत हो गई, जबकि ली उस वक्त उसके पिता के साथ था। कॉन्ग को यकीन है कि ली ने ही उसके पिता का मर्डर किया है। ये सारी बात लिंग भी सुन रही थी। तभी गुआन को किसी खतरे का एहसास हुआ, इसलिए वो कॉन्ग को तुरंत वहां से निकलने कहता है। इसके बाद लिंग अपने बॉस ली को कॉल करती है और उससे कॉन्ग के पिता के हत्या के बारे में पूछती है। तब ली उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहता है कि उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। फिर लिंग उस कंपनी को छोड़ने का फैसला करती है और फोन को नीचे फेंककर अपनी कार के पास जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने ली का आदमी आ गया और अपने हाथ से बिजली का झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। उसी समय गुआन कॉन्ग को लाइब्रेरी लेकर गया ताकि कॉन्ग वहां अपनी नॉवेल पूरी कर सके और साथ ही गुआन गोल्फ की गेंद को हथियार बनाकर खतरे के लिए तैयार रहता है। कुछ ही समय में ली के 2 आदमी उस जगह पहुंच गए। तभी गुआन बड़ी चालाकी से एक आदमी पर गेंद से हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी उठकर गुआन पर हमला करने लगता है। तभी दूसरा आदमी भी गुआन पर पानी फेंकता है और अपनी बिजली की शक्ति से उस पानी पर गुआन को झटका देता है, जिससे वो शेल्फ से जा टकराया। फिर गुआन पहले आदमी को पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है, फिर उठकर उस पर हमला करता है। लेकिन तभी दूसरा आदमी पंखा चलाते हुए गुआन को काटने की कोशिश करता है। अब वो दोनों उस पर हमला कर रहे थे। गुआन उस हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और साथ ही दोनों पर गेंद से हमला भी कर रहा था। फिर गुआन ने एक सटीक निशाना लगाकर बिजली वाले आदमी को गिरा दिया। फिर उन दोनों से छुपते हुए एक कमरे में चला गया, लेकिन जल्द ही बिजली वाले आदमी ने उसे ढूंढ लिया। अब गुआन के पास भागने का रास्ता नहीं था। अब वो आदमी अपने हाथ से उसे हाई वोल्टेज का झटका देने वाला था। तभी अचानक वो झटका उल्टा उसे ही लग गया, जिससे वो दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। तब पता चला कि गुआन ने उसके इलेक्ट्रिक डिवाइस को पहले से ही नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उसे मारने में कामयाब रहा। इसके बाद गुआन लॉबी में जाता है जहां वो पहला आदमी कॉन्ग को ढूंढ रहा था। तभी गुआन शेल्फ के बीच से कैलकुलेटिव निशाना लगाकर उस आदमी पर हमला करता है, जिससे वो आदमी शेल्फ के नीचे दब जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो आदमी अब अपने अंदर एक सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे तुरंत उसे बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती है और वो शेल्फ को हवा में फेंकते हुए गुआन की तरफ आगे बढ़ता है। अब वो गुआन के हमले से बचते हुए उसकी एक गेंद को पकड़ लेता है और उल्टा उस पर हमला कर देता है। फिर उसने एक पंच मारा, जिससे गुआन दीवार पर जा गिरा। उसी समय लिंग कैद थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को आजाद करने में कामयाब हो गई। इधर वो आदमी गुआन पर भारी पड़ रहा था। वो गुआन को गिराकर एक नुकीले हथियार से मारने ही वाला था कि तभी लिंग वहां आकर उस आदमी पर चाकू से हमला करती है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था। लिंग हिम्मत से उसका सामना करती है, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब वो आदमी लिंग पर भारी पड़ने लगा। उसने लिंग को उठाकर पटक दिया। अब वो लोहे की रॉड उठाकर लिंग को खत्म करने वाला था। तभी गुआन अपनी पूरी ताकत से उस पर निशाना लगाता है। उस गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि रॉड से टकराकर उस आदमी का सिर फोड़ देती है, जिससे वो आदमी तुरंत गिर जाता है। अब उस यूनिवर्स में कॉन्ग रेडमैन के साथ एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा था। तब रेडमैन ने बताया कि यही वो पेड़ है जहां उसने उसके पिता तियान को मारा था और अब उसका बेटा यानी कॉन्ग भी इसी जगह दफनाया जाएगा। इसके बाद रेडमैन कॉन्ग को मसलने के लिए अपना हाथ उस पर पटकता है, लेकिन कॉन्ग के कवच ने उसे धकेल दिया, जिससे वो बच जाता है। अब कॉन्ग और कवच अलग अलग होकर रेडमैन पर हमला करते हैं, लेकिन रेडमैन इतना विशाल होने के साथ फुर्तीला भी था। वो उनके वार से बचते हुए कॉन्ग को एक किक मारकर गिरा देता है। फिर रेडमैन धरती पर जोर से कूदने लगा, जिससे उस जगह में भूकंप के झटके लगे। तब वो दोनों दूर जा गिरते हैं। अब रेडमैन कॉन्ग के करीब आ गया था और उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। कॉन्ग खुद को किसी तरह बचाता हुआ भाग रहा था। तभी वो कवच अपने हथियार निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उस बड़े हथियार से रेडमैन का एक टेंटिकल काट देता है। फिर रेडमैन उस कवच का हथियार पकड़ लेता है। कॉन्ग ये मौका देखकर हथियार लिए पहाड़ से उस पर कूदता है, लेकिन तभी रेडमैन कवच को दूर फेंककर कॉन्ग के हमले से बच गया। इसके बाद उसने कॉन्ग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसकी जान लेने के लिए उसे मसलने लगा। तभी कॉन्ग का कवच उसके हाथ पर अपना हथियार फेंककर मारता है, जिससे कॉन्ग छूटकर नीचे गिर गया। अब रेडमैन गुस्से से लाल हो गया था, इसलिए उसने कवच को उठाकर बेरहमी से मसल दिया, जिससे वो कवच एक रेत की तरह बिखर गया। अब रेडमैन कॉन्ग की तरफ देखता है और उसे अपनी उंगली से घसीटते हुए उसे तड़पाता है। तभी अचानक वो धुन सुनकर रुक गया, क्योंकि टेंजरिन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। फिर वो टेंजरिन के पास जाकर कहता है कि अब वो मरने वाली है। ये जानते हुए भी वो धुन बजाकर उसे और गुस्सा दिला रही है। दरअसल टेंजरिन के पिता ने वादा किया था कि जब भी वो इस धुन को बजाएगी उसका पिता उसके पास आ जाएगा। अब रेडमैन टेंटिकल्स निकालकर उस बच्ची को जकड़ लेता है, फिर उन टेंटिकल्स से उसे उठाकर अपने पेट में निगल लेता है। उसी समय इस दुनिया में कॉन्ग आगे लिखने में झिझकता हुआ रुक गया था। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे हमला करने के लिए कोई उस पर नजर रखा हुआ है। तभी गुआन और लिंग कुछ आवाजें सुनते हैं और कॉन्ग को बचाने के लिए लिंग भागती है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पेट पर गहरा जख्म लगा था, जिससे बहुत खून बह रहा था। तभी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अब कॉन्ग का
क्या होगा, क्योंकि उसकी नॉवेल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब ली गुआन और लिंग को कन्वेंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कॉन्ग की मौत के बदले में उन्हें अमीर बना देगा और उनकी जान बख्श देगा। तभी लिंग इस ऑफर से इनकार करते हुए ली को धक्का देती है, जिससे वो बेड पर जा गिरता है। फिर लिंग उसे बुरी तरह पीटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुआन अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद ही उस नॉवेल को लिखना शुरू कर देता है। अब उस यूनिवर्स में रेडमैन कॉन्ग को उठाकर दूर फेंकता है, जिससे कॉन्ग के मुंह से खून निकलने लगा। रेडमैन को लग रहा था कि अब वो जीत चुका है। तभी उसके पेट से धुन की आवाज आने लगी, क्योंकि टेंजरीन अभी भी उस धुन को बजा रही थी। तभी सामने से एक लाल बादल उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि गुआन था, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस दुनिया से आया था। अब रेडमैन उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गुआन ने अपनी विशाल गन से उस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिससे वो पीछे हटने लगा। उस गन की पावर से रेडमैन का मुखौटा टूट जाता है। फिर वो इधर उधर उछलते हुए भागने लगता है। गुआन उस पर लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन किसी तरह रेडमैन पलटकर गुआन पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरा और उसकी गन भी गिर गई। लेकिन गुआन हार नहीं मानता। वो बहुत ऊपर उड़ते हुए अपना हथियार निकालता है और पूरी ताकत से रेडमैन पर हमला करके उसकी उंगलियां काट देता है और उस पर फिर से वार करने की कोशिश करता है। लेकिन रेडमैन ने उसे हवा में ही जोर से एक पंच मारा, जिससे वो चट्टान के पास जा गिरा। फिर रेडमैन अपने दोनों हाथों से गुआन को पंच मार मार कर चट्टान में घुसा देता है। तभी गुआन को अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर गुआन अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके रेडमैन के हाथ को रोक देता है और जोर से उस हाथ पर वार करके पेड़ की तरफ भागने लगता है। तभी कॉन्ग ये मौका देखकर उस पेड़ से सीधा रेडमैन के सिर पर लगी तलवार पर कूदता है। उस तलवार को पकड़ने से उसे पता चला कि ये तलवार ही रेडमैन की कमजोरी है। रेडमैन तड़पते हुए उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कॉन्ग उस तलवार को नहीं छोड़ता। अब रेडमैन के माथे से टेंटिकल निकलकर कॉन्ग को जकड़ने लगते हैं। उसी समय गुआन भी उस तलवार पर लटक जाता है। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार से रेडमैन को चीरते हुए नीचे आते हैं। अब उसके सिर से लेकर पेट तक वो कट चुका था। अब वो बस मरने वाला था। तभी वो अपने पेट से टेंजरीन को बाहर फेंकता है, लेकिन किस्मत से गुआन ने उसे पकड़ लिया। टेंजरीन उसकी गोद में आकर उसका मुखौटा उतारती है। तब वो काफी समय बाद अपने पिता को देखती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब इस दुनिया में गुआन ने उस नॉवेल को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हॉस्पिटल में नर्स ने आकर बताया कि कॉन्ग अब खतरे से बाहर है। तभी गुआन खिड़की से बाहर कुछ देखकर चौंक गया। फिर दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के बाहर जाता है। बाहर आकर वो उसी बेघर लड़के को एक लड़की के साथ देखता है। फिर रोते हुए उस धुन का गाना गाने लगता है। उसे सुनकर वो लड़की पलटकर गुआन को देखती है। ये लड़की टेंजरीन यानी गुआन की बेटी थी। मतलब इस दुनिया में भी उसे उसकी बेटी मिल गई और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।